देखिए हमारा चैप्टर चल रहा था जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसमें हमने उसकी जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसके सारे स्टेप हमने पढ़ लिए थे। उसके आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डीएनए लाइब्रेरी। देखिए जनरली वर्ड लाइब्रेरी हम किसके लिए यूज़ करते हैं? बुक्स है, बहुत सारी बुक्स होती है लाइब्रेरी में, ठीक है, मतलब बुक्स की मल्टीपल कॉपीज़ होती है और बहुत सारी बुक्स होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी। वैसे ही हमें पता ना कि डीएनए लाइब्रेरी क्या है, तो सीधा सिंपल सा वर्ड है, वहाँ डीएनए की वो मल्टीपल कॉपीज़ होगी, ठीक है ना। तो अगर डीएनए की भी मल्टीपल कॉपीज होगी तो हम उसको क्या बोल देंगे? डीएनए लाइब्रेरी। देखो, कंटेन ऑल पॉसिबल डीएनए फ्रेगमेंट ऑफ गिवन स्पीसीज। कोई भी एक स्पीसीज है उसके जो भी डीएनए फ्रेगमेंट बनेगा, जो भी उसका डीएनए है उसकी अगर फ्रेगमेंट बना के हम उसको एक स्टोर कर लें तो वो क्या कहलाएगा? हमारा डीएनए लाइब्रेरी। भाई हम ऐसा क्यों करते हैं? हम डीएनए फ्रेगमेंट को, किसी भी स्पीसीज के डीएनए फ्रेगमेंट को, जैसे हम बात करें ह्यूमन की, तो हमने ह्यूमन जीनोम के सारे जो डीएनए फ्रेगमेंट है उसको स्टोर करके रख रखा है। तो हम ऐसा करते क्यों हैं? हमें क्यों जरूरत है डीएनए लाइब्रेरी की? तो देखो इससे क्या होगा, हम आसानी से हमारा जो टारगेट जीन है उसको आसानी से पहचान पाएंगे, ठीक है, फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड देन यूज फॉर क्लोनिंग। अब हमें क्लोनिंग के लिए कोई जीन चाहिए, ठीक है ना, तो हम बार बार तो किसी जीव से या किसी बैक्टीरिया से, ठीक है, किसी से बार बार से तो हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे नहीं। हम क्या करते हैं, एक बार उससे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उसके फिर कॉपीज़ बना के उसको स्टोर करके रख लेते हैं। और जब भी हमें कोई जीन्स की आवश्यकता होती है, जीन्स हमें चाहिए होता है उससे रिलेटेड, ठीक है ना, टारगेट जीन हमें चाहिए होता है, तो उन डीएनए फ्रेगमेंट से हम यूज़ कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं एक्चुअली, तो डीएनए लाइब्रेरी बना लेते हैं। डीएनए लाइब्रेरी का मतलब समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल कॉपीज़ बना लेना, ठीक है। किसी भी कोई भी स्पीसीज़ है, हमें कोई एक स्पीसीज़ दे दी है, उसका हमने जीनोम लेना है, क्या लेना है? उसका सारा डीएनए लेना है और उसके फ्रेगमेंट करके उसको स्टोर करके रख लेना है। इसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए लाइब्रेरी, ठीक है। अब देखो डीएनए लाइब्रेरी, अब टाइप्स ऑफ डीएनए लाइब्रेरी, जो डीएनए लाइब्रेरी होती है वो कितने टाइप्स की होती है? ध्यान रखना है कि डीएनए लाइब्रेरी दो टाइप की होती है। एक तो होती है जीनोमिक लाइब्रेरी, दूसरी होती है सी डीएनए लाइब्रेरी, ठीक है। तो हमने डीएनए लाइब्रेरी में पढ़ा कि क्या है, किसी भी स्पीसीज के डीएनए फ्रेगमेंट को स्टोर करके रख लेना, ताकि वो हमें क्या होता है, टारगेट जीन को हम आसानी से आइसोलेट कर सकते हैं वहाँ से, तो उसको डीएनए लाइब्रेरी कहते हैं। अब कितने टाइप्स की होती है डीएनए लाइब्रेरी? हम कह रहे हैं कि सर डीएनए लाइब्रेरी दो टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? जीनोमिक लाइब्रेरी और सी डीएनए लाइब्रेरी। देखो, अब जीनोमिक लाइब्रेरी और सी डीएनए लाइब्रेरी हम कह रहे हैं कि दो टाइप की होती है, तो सर इसमें क्या डिफरेंस होता है? दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जीनोमिक लाइब्रेरी में और सी डीएनए लाइब्रेरी में क्या डिफरेंस है? देखो, जीनोमिक लाइब्रेरी में क्या होता है कि हम किसी भी कोई भी हमें स्पीसीज दे दिया, कोई भी एनिमल दे दिया, ठीक है, तो हम उसका कंप्लीट जीनोम, ध्यान रखना, कंप्लीट डीएनए पार्ट, ठीक है, सपोज करो ये कोई बैक्टीरिया है, ये इसका डीएनए, तो हम इसका पूरा डीएनए ले लेंगे और उसका पूरे फ्रेगमेंट बना के हम उसको स्टोर कर लेंगे, ठीक है ना। तो जब हम कंप्लीट जीनोम को स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? जीनोमिक लाइब्रेरी। हैज़ ऑल पॉसिबल डीएनए सीक्वेंस इन ए लार्ज अमाउंट फ्रॉम द गिवन सेल। कोई भी सेल है, हमने उसमें से डीएनए एक्सट्रैक्ट किया और उस सारे डीएनए जो हमने पूरा सेल में से जितना भी डीएनए निकाला उसको हमने अगर एज ए लाइब्रेरी के रूप में स्टोर करके रख लिया, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? जीनोमिक लाइब्रेरी। याद रखना, जीनोमिक लाइब्रेरी में क्या हो रहा है कि सारा का सारा डीएनए हम इसको स्टोर करके रखते हैं, जबकि सीडीएनए लाइब्रेरी में क्या है? केवल एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस ही हम स्टोर करके रखते हैं। देखो, डीएनए में दो पार्ट होते हैं, एक तो एक्सोन होता है, इंट्रोन होता है। जैसे ये सॉरी एमआरएनए में दो पार्ट हो गए, एक्सोन हो गया, इंट्रोन हो गया डीएनए में। तो जो इंट्रोन होते हैं नॉन कोडिंग पार्ट होता है, उससे किसी प्रकार का प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता, जबकि एक्सोन्स होते हैं जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो हमें केवल वही डीएनए सीक्वेंस चाहिए, हमें केवल वही डीएनए सीक्वेंस चाहिए जो किसका फॉर्मेशन करता हो? प्रोटीन का। अब हम क्या करेंगे, ये जैसे सपोज करो ये पूरा डीएनए है, ये वाला डीएनए प्रोटीन का फॉर्मेशन कर, सपोज करो ये पूरा डीएनए है, ठीक है, और ये केवल प्रोटीन फॉर्मेशन का काम आने वाला है, और ये प्रोटीन फॉर्मेशन के काम में नहीं आता, ये इनकोडिंग पार्ट नहीं है, ये प्रोटीन को कोड नहीं करता है। तो हम क्या करते हैं? इस वाले पार्ट को हटा देते हैं, ठीक है, केवल कोडिंग वाला पार्ट। तो डीएनए का केवल कोडिंग वाला पार्ट जो प्रोटीन फॉर्मेशन के काम आ रहा है, केवल उसी को स्टोर करके रखना क्या कहलाता है? सी डीएनए लाइब्रेरी। देखो, हेज ओनली एक्सप्रेस्ड जीन सीक्वेंस सच एज प्रोटीन एनकोडिंग जीन, मतलब ऐसे ही केवल उसी डीएनए फ्रेगमेंट को हम स्टोर करके रखेंगे जो प्रोटीन को कोड करता हो। यहाँ देखो, वापस एक बार डिफरेंस देख लो जीनोमिक लाइब्रेरी और सी डीएनए लाइब्रेरी में। जीनोमिक लाइब्रेरी में क्या होता है कि हम कंप्लीट डीएनए को स्टोर करके रखते हैं, वो उसमें चाहे कोडिंग पार्ट हो चाहे
नॉन कोडिंग पार्ट हो, सारा का सारा डीएनए हम स्टोर करके रखेंगे। जबकि हम cDNA लाइब्रेरी में क्या करेंगे, केवल और केवल जो कोडिंग वाला पार्ट है, जो किसी ना किसी प्रोटीन को कोड करता है, केवल उसी को ही स्टोर करके रखेंगे, तो उसको बोलते हैं cDNA लाइब्रेरी। समझ में आ गया होगा डिफरेंस कि cDNA जो डीएनए लाइब्रेरी होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है जीनोमिक लाइब्रेरी, एक होती है cDNA लाइब्रेरी। जीनोमिक लाइब्रेरी में क्या होता है कि सारा का सारा डीएनए होता है, उसको हम स्टोर करके रख लेते हैं, और इसमें केवल वो जो कोडिंग वाला पार्ट होता है, जो जीन एक्सप्रेस वाला पार्ट होता है, केवल उसी को ही स्टोर करते हैं, सारा डीएनए को स्टोर नहीं किया जाता। तो ये cDNA लाइब्रेरी कहलाता है। अब हम देखेंगे जीनोमिक लाइब्रेरी बनाते कैसे हैं और cDNA लाइब्रेरी बनाते कैसे हैं। देखो, जीनोमिक लाइब्रेरी हमें पता चल गया है कि कंप्लीट जीनोम होगा। क्या होगा? ए जीनोमिक लाइब्रेरी इज कलेक्शन ऑफ कंप्लीट जीनोम ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिजम्स का हम बात करेंगे तो कंप्लीट जीनोम की बात करेंगे, कंप्लीट जीनोम होगा, ठीक है। जबकि हम cDNA में हम कह चुके हैं कि केवल कोडिंग वाला पार्ट होगा, इसमें कंप्लीट जीनोम होगा, ठीक है। अब आप कैसे तैयार करेंगे, हम किसी भी जीनोमिक लाइब्रेरी कैसे तैयार करेंगे? देखो, हम क्या करेंगे, कोई भी सेल है उससे डीएनए निकालेंगे, डीएनए एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए सेल एंड कट विद द रेस्टिकेशन एंजाइम। देखो, कोई भी हमें सेल दे दी है, ठीक है, सपोज सेल दे दी हमें, ये सेल आ गई, इसमें से हमने ये डीएनए को निकाल लिया और फिर इसको हम रेस्टिकेशन एंजाइम के द्वारा, किसके द्वारा? रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा उसको कट कर लेंगे, ऐसा डीएनए फ्रेगमेंट बन जाएंगे छोटे छोटे। तो सारा का सारा किसी भी सेल है या कोई भी सेल दे दिया है, उसमें से हमने सारा डीएनए निकाल लेना है, और डीएनए निकालने के बाद हमें उसे रेस्टिकेशन एंजाइम के द्वारा उसको स्मॉल फ्रेगमेंट में चेंज कर देना है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट लाइन कि भाई हमने डीएनए निकाल लिया, उसको रेस्टिकेशन एंजाइम द्वारा कट कर दिया, उस फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो गया। अब देखो, ये जो स्मॉल फ्रेगमेंट है, दूसरा स्टेप क्या आएगा? डीएनए फ्रेगमेंट ज्वाइन विथ वेक्टर। अब ये जो फ्रेगमेंट है, ठीक है, इसको किसके साथ जोड़ना है? हमें क्लोनिंग वेक्टर के साथ जोड़ना है। किसके साथ? क्लोनिंग वेक्टर के साथ। अब हम क्या करेंगे, ये डीएनए, जैसे ये हमारा क्लोनिंग वेक्टर है, सपोज करो PBR है 322, ठीक है, प्लाज्मिड वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है? प्लाज्मिड वेक्टर। अब हमें क्या करना है, इन फ्रेगमेंट को इसके साथ जोड़ना है। क्या करना है? इसके साथ जोड़ना है, तो इसको भी यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है, और ऐसे ये फ्रेगमेंट हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो ऐसे प्लाज्मिड वेक्टर लेके इसको साथ डीएनए को जोड़ना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या था? डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है। कोई भी सेल है उसमें से हमने सारा डीएनए बाहर निकाल लिया है, उसको रेस्टिकेशन एंजाइम के द्वारा उसको फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर दिया है। फिर इस फ्रेगमेंट को हमने किसको साथ जोड़ देना है? क्लोनिंग वेक्टर के साथ जोड़ देना है, ठीक है। फिर इस क्लोनिंग वेक्टर को क्या करना है? अब हमें पता है इस क्लोनिंग वेक्टर को किसी ना किसी होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करना है। किसमें? इसको होस्ट सेल में ट्रांसफ़र कर दिया। जैसे सपोज करो हम ई कोलाई काम में ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, तो इसको अब हम होस्ट सेल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब आगे की प्रोसेस में पता ही है, फिर ये पॉलीमराइजेशन करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, तो देखो इसकी भी मल्टीपल कॉपीज़ बनती जाएगी। जो हमारा ये हमने डीएनए लिया है इस क्लोनिंग वेक्टर के साथ, ये भी रेप्लिकेशन करेगा, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन, बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज़ ये बनाता जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज़ बन गई। अब हमारा वाला डीएनए कौन सा है, उसको पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा डीएनए का टुकड़ा काम में लेते हैं। उस छोटे से डीएनए के टुकड़े को क्या बोलते हैं हम? डीएनए प्रोब। क्या बोलते हैं? डीएनए प्रोब बोला जाता है। हम क्या करते हैं कि जो डीएनए प्रोब होता है वो नाउन सीक्वेंस का होता है। क्या होता है? नाउन सीक्वेंस का। जैसे कोई छोटा सा डीएनए है, हमें पता चला गया कि यार ये इसका जो सीक्वेंस है वो ATCGC है, ये छोटा सा टुकड़ा है, डीएनए का स्मॉल फ्रेगमेंट है, डीएनए आरएनए का स्मॉल फ्रेगमेंट है, ठीक है, और इसका जो सीक्वेंस है हमें पता है, ठीक है, इसको क्या बोल दिया हमने? नाउन डीएनए प्रोब। अब ये क्या करेंगे, ये उसी सीक्वेंस के साथ बाइंड करेगा जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री हो। तो ये किसके साथ करेगा? ए किसके साथ करता है? जी सी के साथ करता है, A T के साथ करता है, तो यहाँ ये A आ जाएगा, यहाँ C आ जाएगा, यहाँ G आ जाएगा, ठीक है। तो हमें ये हमारा जो टारगेट डीएनए का सीक्वेंस है वो हमें पता चल जाएगा। तो ये जो स्मॉल फ्रेगमेंट होता है, नाउन सीक्वेंस का जो स्मॉल फ्रेगमेंट है डीएनए या आरएनए का, उसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए प्रोब। तो हम क्या करेंगे, अब डीएनए प्रोब को काम में लेंगे, तो वो जो सीक्वेंस है इसके कॉम्प्लीमेंट्री वो उसके साथ अटैच हो जाएगा, तो फिर हमारा डीएनए का पता चल जाएगा। फिर फॉर्मेशन ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरी, ऐसे करके हम बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज़ बना लेंगे और उनको स्टोर करके रख लेंगे, और वो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? जीनोमिक लाइब्रेरी का। एक बार वापस क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम इसका। देखिए, ठीक है, जीनोमिक लाइब्रेरी में पता है कि कंप्लीट जीनोम का कलेक्शन करना है, उसको क्या बोलते हैं? जीनोमिक लाइब्रेरी।
करना कैसे है, कैसे जीनोमिक लाइब्रेरी बनाएंगे? पहले हमें कोई सेल है, उसमें से हमने सारा का सारा डीएनए निकाल लेना है, उस रेस्टिकेशन एंजाइम के द्वारा उसको कट कर लेना है। फिर उस जो कटा हुआ पार्ट है डीएनए का, उसको हम किसके साथ मिला देंगे? वेक्टर के साथ मिला देंगे। फिर उस वेक्टर को जो अब वो हमारा क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है, उसको हम क्या करेंगे? किसी ना किसी होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। फिर वो होस्ट सेल के अंदर पॉलीमराइजेशन करेगा, मतलब मल्टीपल कॉपीज बनाएगा। फिर हम एक डीएनए का प्रोब लेंगे, ठीक है, उसके द्वारा जो सीक्वेंस है वो डीएनए का वो हमें पता चल जाएगा, और ऐसे पर मल्टीपल कॉपीज बना के हम उसकी जीनोमिक लाइब्रेरी बना लेंगे। इज़ अ वेरी सिंपल। रिपीट देख लीजिए, डीएनए लाइब्रेरी क्या होता है? किसी भी स्पीसीज़ का हमें सारे जो पॉसिबल डीएनए फ्रेगमेंट है उसको स्टोर करके रख लेना, क्या कहलाता है? डीएनए लाइब्रेरी। इसका काम क्या होता है? फिर हमें इस जो टारगेट जीन है उसको इजीली आइडेंटिफाई करने में ये हमें हेल्प करेगा। जो डीएनए लाइब्रेरी होती है कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है, जीनोमिक लाइब्रेरी और cDNA लाइब्रेरी। जीनोमिक लाइब्रेरी में क्या होता है? जीनोमिक लाइब्रेरी में सारा का सारा टोटल जीनोमिक सीक्वेंस हम यूज़ में लेते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं। cDNA लाइब्रेरी में क्या होता है? केवल कोडिंग वाला पार्ट होता है, वो ही स्टोर किया जाता है। जीनोमिक लाइब्रेरी बनाते कैसे हैं? डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है, फिर कट करना है, फिर उसको वेक्टर के साथ जोड़ना है, वेक्टर को फिर होस्ट सेल ट्रांसफर करना है, फिर वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेगा, फिर हम एक डीएनए प्रोब के द्वारा उसका आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे, और ऐसे जीनोमिक लाइब्रेरी हमारी बन जाएगी। अब हम बात करते हैं आगे cDNA की। देखो, जीनोमिक लाइब्रेरी की मैं बात कर चुका हूँ, अब मैं बात करूँगा cDNA लाइब्रेरी की। तो मैं cDNA लाइब्रेरी की बात करूँ, पहले मैं उसको बताना पड़ेगा कि हमें cDNA क्या होता है। cDNA का पूरा नाम है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। क्या नाम है? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो अब cDNA कैसे बनेगा? डीएनए हमने नाम सुना सर, डीएनए होता है, ठीक है। अब cDNA क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। अब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कैसे बनता है? देखो, जनरली होता क्या है, जैसे ये डीएनए हमें पता है, डीएनए से क्या बनता है? mRNA। mRNA से फिर क्या बनता है? प्रोटीन। ये प्रोसेस होती है। अगर हम mRNA से क्या बना दे वापस? डीएनए। क्या बना दे? mRNA से डीएनए। तो mRNA से जो डीएनए बनेगा उसको क्या बोलते हैं हम? cDNA। क्या बोलते हैं? cDNA, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बोलेंगे उसको, ठीक। अब देखो, अब ये कौन से एंजाइम के द्वारा होगा? mRNA से हमें क्या बनाना है? cDNA। mRNA से क्या बनाना है? cDNA। तो इसके लिए जो एंजाइम काम आएगा वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम काम आएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इसके लिए काम में लेने वाले हैं। तो cDNA क्या हो गया? देखो, cDNA is a type of DNA which is synthesized by single strand RNA with the help of reverse transcriptase enzyme। मतलब mRNA से क्या बनाना है हमें? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम द्वारा cDNA बनाया जाता है। अब ये इसकी क्या प्रोसेस है वो भी देख लेते हैं हम। देखो, फर्स्ट इसमें हमने क्या किया था? देखो, किसको एक्सट्रैक्ट किया था? किसी भी सेल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया था। यहाँ पर हम क्या एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं? mRNA को। ये डिफरेंस याद रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल, आइसोलेशन ऑफ mRNA फ्रॉम सेल। अब सेल में से हमें क्या लेना है? mRNA। ये सेल है, इसमें से हमें बाहर क्या निकालना है? mRNA। वहाँ पर हमने क्या निकाला था? डीएनए। और यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं? mRNA। चलो, हमने ये mRNA निकाल लिया, ठीक है। अब फ्रॉम ईच mRNA cDNA आर फॉर्म्ड यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब इस mRNA से हम क्या करेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को यूज करते हुए क्या बनाएंगे? cDNA बनाएंगे। तो ये हो गया, ठीक है, cDNA बन गया, ठीक है। अब इस आगे की जो प्रोसेस होगी, cDNA हमने यहाँ बना लिया है, ठीक है। आगे की प्रोसेस यही सेम होगी, ठीक है। देखो, सेम cDNA को फिर वापस किसके साथ जोड़ना है? वेक्टर के साथ। किसके साथ जोड़ना है? वेक्टर के साथ। वेक्टर के साथ जोड़ दिया, लिखा हुआ है जॉइन विद वेक्टर। फिर इसको किस में होस्ट ट्रांसफर करना है? होस्ट सेल के। तो यहाँ से ये कॉमन प्रोसेस हो जाएगी। फिर ये किसके साथ ट्रांसफर हो जाएगा? होस्ट सेल के साथ हम ट्रांसफर कर देंगे इसको। फिर वापस वही पॉलीमराइजेशन होगा, फिर आइडेंटिफिकेशन करेंगे डीएनए प्रोब के द्वारा, और फॉर्मेशन ऑफ cDNA लाइब्रेरी। तो यहाँ तक हमें याद रखना कि cDNA बनाना कैसे है। उसके बाद जो लाइब्रेरी बनाने की प्रोसेस है वो सेम है, उसको सेम ही यहाँ से वेक्टर के साथ जोड़ना है और सेम प्रोसेस हो जाएगी, तो हमें आसानी से हो जाएगा। तो देखो, cDNA कैसे बनाते हैं। देखो, ये हमने mRNA एक्सट्रैक्ट कर लिया है सेल से, फिर हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम काम में लिया। तो देखो, mRNA से क्या बन गया? एक डीएनए। फिर RNase एंजाइम काम लेंगे, वो RNase एंजाइम क्या करेगा? इस mRNA को डिग्रेड कर देगा, ठीक है, टुकड़ों में तोड़ देगा। तो ये mRNA सपोज को टूट गया, तो पीछे क्या बचा? केवल डीएनए। अब ये डीएनए क्या करेगा? अपना कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाएगा। ये जो डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? cDNA। क्या बना रहा है? cDNA। ऐसे हम ये डीएनए लाइब्रेरी तैयार कर लेते हैं, जीनोमिक लाइब्रेरी और cDNA लाइब्रेरी, ठीक है। अब थोड़ा सा एक टॉपिक उधर देख लीजिए, मोलिकुलर प्रोब। मैं आपको बता चुका हूँ मोलिकुलर प्रोब क्या होता है? स्मॉल फ्रेगमेंट होता है किसका? डीएनए और आरएनए का,
ठीक है, वो नाउन सीक्वेंस होता है, हमें पता होता है। तो द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए एंड आरएनए विच आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए और आरएनए। ठीक है, अगर हमें डीएनए और आरएनए फ्रेगमेंट को पहचानना है तो एक स्मॉल फ्रेगमेंट काम में लेते हैं। उस स्मॉल फ्रेगमेंट को किसका वो स्मॉल फ्रेगमेंट किसका होता है, या तो डीएनए या आरएनए का, वो नाउन सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो वो जो डीएनए फ्रेगमेंट होता है उसको क्या बोला जाता है, मोलिकुलर प्रोब। आई थिंक ये डीएनए लाइब्रेरी इज नाउ क्लियर टॉपिक। जीनोमिक लाइब्रेरी एंड सीडीएनए लाइब्रेरी। जीनोमिक लाइब्रेरी कैसे बनाई जाती है, सीडीएनए लाइब्रेरी कैसे बनाई जाती है। कह लो हमें सीडीएनए तक याद देखना है कि एमआरएनए निकालेंगे, एमआरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम काम में लेंगे, उससे हमारा सीडीएनए बन जाएगा, और सीडीएनए से फिर सीडीएनए लाइब्रेरी बनाने का जो प्रोसेस है वो सेम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। थैंक यू वेरी मच।